वह चीज वो नहीं रख रहा है। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन आता है तो कंप्लेन पर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह उस पर जवाब देने के जगह शायरी करने लगते हैं कि हमारा मशीन का डिजाइन ये है, आप इसको लीजिए, आप चेक करके बताइए कि हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हैकिंग के लिए हम झालमुड़ी वाले के पास लेके नहीं जा सकते ईवीएम, कहते कि हाँ ठीक है, तुम कहते हो हैक हो सकता है, लो करके दिखाओ। कि ईवीएम के बदनामी को चुनाव आयोग एंजॉय करता है, इसीलिए वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त बैठ करके शेरो शायरी करते हैं। भले घर में 2 रोटी नहीं हो लेकिन हाथ में 2 कैमरा है सबके पास में। सही बात। आप कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, सबका वीडियो आपको मिल जाता है, अनलेस अनटिल की सरकार उसको दबाने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया हो। कौन जिम्मेवार है उसका? जो वहां उस दिन वोटिंग में जो दंगा हुआ, जहां पर हमारी 2 बहादुर महिलाएं खड़ी हो गई फौज के सामने में। आप तो इस तरह से भारत की फौज को बदनाम कर रहे हैं। अगर बॉडी कैमरा होता तो हम दिखा पाते कि गलती किसकी थी। अगर कोई महिला वोटिंग के लिए जा रहा था तो ऐसा होना था कि वह आदमी को वहां से लेकर के पूरी सुरक्षा में लेकर के जाता हो, वोटिंग दिला करके हाँ दीदी, हाँ चाची, हाँ काकी करके उसको घर तक पहुंचा देता। सारे मोमेंट्स में बस इलेक्शन कमीशन एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रहा है। बस यही मैं अभी कहता हूं कि आपको एक चीज जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिका का आबादी हमसे 10 गुना कम है, लेकिन उसकी वोटिंग हमसे 10 गुना टाइम में होता है। उसका आधार कौन था? स्टूडेंट था। स्टूडेंट। लेकिन हमने हर डिस्कोर्स से, कभी स्टूडेंट के मन में आता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो कानून बन रहा है वो हमारे पास पहले नहीं आता है, उसका ड्राफ्ट हमको नहीं मिलता है, हम उस पर कोई सलाह सजेशन नहीं दे पाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि डीएस कॉलेज में कोई चर्चा हो रहा कुछ, अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, वक्फ बोर्ड का कोई कानून आ रहा है, उसमें क्या गुड्स एंड बैड्स। अब जैसे डीएस कॉलेज का एग्जांपल लिया, आज तक क्लास ही नहीं हुआ है वहां, तो उसके लिए दोषी कौन है? आप नागरिक हैं आज के डेट में, आप स्टूडेंट नहीं हैं। आफ्टर 18 ईयर्स आप देश का सरकार चुन रहे हैं और आपके यहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हमारा देश का लोकतंत्र चलता है, जो कि है वोटिंग। और ये वोटिंग चलती है ईवीएम मशीन से, जो कि आज के लोकतांत्रिक में बहुत ज़्यादा बदनाम है। और इस विषय में हमारे साथ बात करने आए हैं आशीष जी। तो कैसे हैं आशीष जी आप? बहुत बहुत थैंक यू दानिश, इस विषय पर बात करने के लिए, बुलाने के लिए। और तो जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं, अभी इलेक्शन का माहौल भी था, महाराष्ट्र में था, रांची में था, तो यहाँ पे ईवीएम बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। तो ईवीएम बेचारा है या फिर ऑपोजिशन बेचारा है? देखिए, ईवीएम को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, ईवीएम को बदनाम किया जा रहा है, और वह मैं इसलिए एक टेक्नोक्रेट होने के नाते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं और महसूस करता हूं कि मशीन वही काम करेगा जो जिसके लिए आप उसको डिजाइन किए, और ईवीएम एक मशीन है। ये हम लोगों को समझ के चलना होगा कि अगर ईवीएम को हमने वोटिंग के लिए डिजाइन किया है वो वोटिंग करेगा, अगर हम उसको मैनिपुलेशन के लिए भी डिजाइन किए हैं तो वो मैनिपुलेशन भी कर सकता है। लेकिन आज जो ईवीएम बदनाम है, इसलिए नहीं बदनाम है कि मशीन में कुछ कमी है। ईवीएम इसलिए बदनाम है क्योंकि हमारा चुनाव आयोग उसमें वह पारदर्शिता का वह स्टैंडर्ड नहीं रख रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है एक डेमोक्रेटिक देश में, वह चीज वो नहीं रख रहा है। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन आता है तो कंप्लेन पर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह उस पर जवाब देने के जगह शायरी करने लगते हैं। तो हमको उसकी शायरी की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत हो सकता है क्या है कि हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे देश के नागरिक हैं, और खास करके हमारा जो लीडरशिप है उसके डिग्री पर तो हमेशा सवाल रहा है।
और खासकर हमारे प्रधानमंत्री के डिग्री पर कुछ लोग को लगता है कि वो चौथी पास है, कुछ को लगता है चौथी फेल है, या हमारी जो शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, उनके भी डिग्री पर सवाल है। आपका ये क्या नाम है जो हमारे इसके गोड्डा के जो सांसद हैं, उनके भी डिग्री पे सवाल है। तो हमारा जो लीडरशिप है वो कितना पढ़ा लिखा है उसके बारे में भी हम लोग बहुत ज्यादा, लेकिन जानकारी नहीं। सरकार तो पूरा डिग्री दिखा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री तो पूरा एकदम ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नहीं, वो देखिए वही फिर वहां पर दिक्कत यही है कि वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई की वो सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, आज तक जैसे मैं बीआईटी मिश्रा से पढ़ा हूँ, तो मेरे कई दोस्त मिल जाएंगे, कई प्रोफेसर मिल जाएंगे जो आपको जानते हैं। हाँ, जो हमको जानते हैं, कोई दुकान वाला होगा, कोई ढाबा वाला होगा, बैचमेट्स। हाँ, ये इस तरह से हम लोगों का एक जो पूरा वहाँ का डिजाइन है वो हमारे समझ में आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ में वो चीज़ नहीं है। लेकिन हालांकि हम उस विषय पर यहाँ बात नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब वो तो सिर्फ इतना ही था कि हम जिस देश के नागरिक हैं वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो जैसे आप बता रहे थे इलेक्शन कमीशन की ये गलती है, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तो किस टाइप की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? जैसे हमने सवाल खड़ा किया, वही बात मैं कहना चाह रहा था कि हमने एक ऐसा सवाल किया। मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, मेरा लेवल कुछ और है, और हमारा जो डेमोक्रेटिक चैनल का जो एक वोटर है, जो अंगूठा छाप है, मे बी कि वह कभी पढ़ाई शब्द से उसका कोई पाला ही नहीं पड़ा हो, अर्बन ऐसे रूरल एरिया, ऐसे जगह के लोग हों जहां पर लोग अंधविश्वास या इस तरह के चीजों से बहुत प्रभावित हों, जिनको लगता हो कि भूत पिशाच देवी देवता मंत्र ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, और उनका भी जो वोटिंग राइट और वोटिंग पावर जो है वो हमारे आपके बराबर का है। बिल्कुल, हाँ। तो हमारा जो चुनाव आयुक्त है वह ये नहीं समझ पा रहा है कि हम अगर आशीष कोई सवाल पूछ रहा है या आशीष कोई सवाल कर रहा है, तो वह सवाल का जो हम आंसर करें, उस आंसर को वह अंगूठा छाप को भी समझ में आना चाहिए। जब हम शेरो शायरी करते हैं तो जो हमारा ऑपोजिशन है वह इस मौके को सेलिब्रेट करता है, इस मौके को यूज करता है कि देखो हमने पूछा कि भाई ईवीएम हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक हो सकता है तो हम चुनाव आयोग से मांगे कि हमको ईवीएम दो, हम हैक करके दिखाएंगे। तो चुनाव आयोग बोलता है कि नहीं, हम ईवीएम हैक करने के लिए आपको देंगे, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, ऐसे रख देंगे दूर में और आप हैक करके दिखाइए। तो यह किसी चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और खास करके उस व्यक्ति को आपको मैं बोलूं कि आप ईवीएम हैक करके दिखाओ, आप तो मोबाइल हैक करके नहीं दिखा पाओगे। जो जानता है वही कर पाएगा। अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के मन में कोई सवाल उठा है, उनको शक या आशंका है ईवीएम को लेकर के, तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। अभी कुछ हमारे जो नेता हैं वो कहते हैं कि अमेरिका में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, जर्मनी में चुनाव ईवीएम से नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। इसका वजह ये नहीं है कि वहां का वैज्ञानिक उतना अच्छा मशीन बनाने में सक्षम नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सके। उसका कारण ये है कि वहां के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। वह केवल इस संभावना को एड्रेस करने के लिए कि हमारे डेमोक्रेसी में किसी को अविश्वास नहीं हो, वो उस ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते। तो ईवीएम से वोटिंग कराना मतलब कि एक तरह से गलत ही है, क्योंकि ये हैक हो सकता है। जैसे कि इतने सारे डेवलप देश है, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ सब बैलेट पेपर से होता है जैसे आप बताए। तो इंडिया में जो हो रहा है तो ये गलत ही है एक तरह से कि ईवीएम से वोट। नहीं, दोनों चीजें समझिए कि हम एक ऐसा मशीन डिजाइन किए जो हैक नहीं हो सकता है। वह एक टेक्निकल एनालिसिस है और एक है परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं। हो सकता है कि अगर हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव जी, वो आशीष सिंह को समझाएं तो आशीष सिंह एक सेकंड में समझ जाएगा कि हाँ भाई इसमें तो कोई वायरलेस ट्रांसमिशन का कोई चीज लगा नहीं है,
तो आप इसको हैक नहीं कर सकते। हम उनके लॉजिक से तुरंत सहमत हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो भूत पिचास में विश्वास करता है, अंधविश्वासी, जो सोचता है कि अरे यहां से सैटेलाइट जाता है, चंद्रमा पे चला गया, बिना कोई आदमी का चला गया, यहीं से कंट्रोल हो जाता है, तो उस कम्युनिकेशन को वो सोचता है कि तब तो इसके साथ भी बातचीत हो सकता है। तो वो चीज हमारे जो लोग हैं या हमारा जो लीडरशिप है उसमें भ्रम को वो भर रहा है। वो ये नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी दो तीन चीजें अपने पास में आया। एक तो जिस बात पर मैं सबसे ज्यादा दुखी होता हूं चुनाव आयोग के व्यवहार पर, एक तो यह है कि अगर आप ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए आप जितने भी दुनिया के टेक्निकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं आप उनको देते मशीन कि हमारा मशीन का डिजाइन ये है, आप इसको लीजिए, आप चेक करके बताइए कि हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हैकिंग के लिए हम झालमुड़ी वाले के पास लेके नहीं जा सकते ईवीएम, कहते कि हाँ ठीक है तुम कहते हो हैक हो सकता है, लो करके दिखाओ, करते हो और बिना छुए। तो ये वो नहीं कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो कर सकता है वही आरोप लगाएगा। आरोप वो भी लगा सकता है जिसके मन में यह दुविधा है कि हो सकता है, और हमारा काम है उस आरोप को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ उनके सामने रख देना कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसके बावजूद भी उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। वहां ये लॉजिक नहीं देना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता अभी जैसे अभी की जो सरकार है अपने आप को हिंदूवादी सरकार है जी। तो एक उदाहरण में माता सीता के अग्नि परीक्षा से मैं देना चाहता हूं। क्या था कि जब रावण के यहां से उनको राम लेकर के निकले तो सबसे पहले पवित्रता के लिए उनका परीक्षा हुआ, बिल्कुल, जिसमें विभीषण, हनुमान, स्वयं राम जो उनके पति थे, लक्ष्मण, बाकी सुग्रीव जितने भी लोग थे, हजारों हजार लाखों लाख बंदर सेना वहां पर थी, सबके सामने अग्नि परीक्षा हुआ, पवित्रता पूरी तरह से स्थापित हो गया। लेकिन क्या हुआ, अयोध्या के लोग इसको नहीं माने। अयोध्या के लोग इसको नहीं माने, और जब एक सभा में एक धोबी जब इस सवाल को उठाया, वहां रखा अपने पत्नी के संदर्भ में कि मैं राम नहीं हूं, जो तुम दूसरे के यहां गई हो तो भी मैं तुमको स्वीकार करूं। उस कारण से राम को इस बात का ये नहीं था, भ्रम नहीं था कि जो सीता अपवित्र है। उनका राम ये सोचे कि यहाँ के लोग उसको पवित्र नहीं मानते, इस कारण से उन्होंने दोबारा वनगमन के लिए आदेश दिया कि तुम यहां नहीं रह सकती। और उस देश के हिंदूवादी जो सरकार है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। जो हम सोचते हैं वही होगा, लोग जो सोचते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ये केवल इस सरकार का नहीं है मामला, ईवीएम जब से आया है तब से उस पर उंगली उठ रहा है। सरकार के लिए ईवीएम सही है और अपोजिशन के लिए ईवीएम हमेशा गलत है। राइट, यही बात सही है। और कोई भी सरकार कभी भी विपक्ष की बात सुने ही नहीं। हमारे यहाँ वो परंपरा ही नहीं है कि हम विपक्ष की बात को सुने। सबसे बड़ा हमारे यहाँ समस्या यह है, अभी जैसे कुछ जगह पे चुनाव हो रहा था, ईवीएम मशीन कुछ बीजेपी नेता के यहाँ पकड़ाया, उनके गाड़ी पे पकड़ाया, चाहे जहां पर भी नहीं, अक्सर यही हुआ है कि बीजेपी नेता के ही गाड़ियों पे या घरों पे ईवीएम पकड़ाया गया, अपोजिशन के किसी भी लीडर के घर पे नहीं पकड़ाता है। बिल्कुल सही। ये सारे वही बिंदु हैं जिसके कारण ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के भी गाड़ी में या किसी भी प्रकार से ईवीएम का रूट डाइवर्ट हुआ है, डेविएशन हुआ है, तो मेरा मानना था कि वहां के चुनाव को रद्द कर दिया जाए। तो इसमें तो हमें सरासर फेलियर दिखता है इलेक्शन कमीशन का,
तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं दिखाती है, वही ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाती है, बताती नहीं है कि क्यों। एक हल्का सा स्टेटमेंट दे देती है कि नहीं नहीं वो सब गलत है, मतलब सही नहीं है, वो सब फेक भी है, ऐसा भी दिखाया जाता है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ईवीएम को लेके कुछ खुल के नहीं बता पाती है। खुल के बता नहीं पाती ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य ही है। मैं जो कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ईवीएम के बदनामी को चुनाव आयोग एंजॉय करता है, इसीलिए वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त बैठ करके शेरो शायरी करते हैं। अगर वो सीरियस होते तो चुनाव रद्द होता। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं, जब टीएन सेशन जब बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उस वक्त लालू यादव का चुनाव होने वाला था। लालू यादव के मत पेटी से जिन्न निकलता था, जिन्न निकलता था, और टीएन सेशन कहा था कि इस बार जिन्न नहीं निकलने देंगे। अच्छा। उन्होंने जिस प्रकार का तंत्र विकसित किया, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव कराया, उसके बाद भी जब लालू यादव जीत गए तब उन्होंने लालू यादव को बधाई दिया और कहा कि नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी जीतती है, कोई जिन वहां से नहीं निकलता है। और यही कारण है कि टीएन सेशन आज भी उदाहरण बने हुए हैं। नहीं तो कई मुख्य चुनाव आयुक्त आए, कई चले गए। इतिहास के गर्त में आपको कोई नहीं खोजेगा। तो वोटों की गिनती भी इधर उधर होती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वोटों की गिनती कहीं बढ़ गई है, लेकिन वहां पे वोटिंग हुआ ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि जो लोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, अभी दिक्कत क्या है कि हमारा जो लोग हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो वहाँ पर काउंटिंग में जाते हैं या चुनावी प्रक्रिया से सीधे जुड़े रहते हैं। मैं उससे जुड़ा रहा हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि जिस बूथ पर वोटिंग काउंटिंग होता है, वहाँ मशीन में मिलाया जाता है कि इस बूथ पर इतना वोट पड़ा था, और उतना मिलता है तभी उसका आगे का काम शुरू होता है गिनती। अगर वो नहीं मिलता है तो उसको रोक दिया जाता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जितना, और नहीं, इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि उसको मिलाया जाता है, लेकिन हमारा जो विपक्ष है आज तक एक भी ऐसा बूथ का नाम नहीं बताया जहां पर कि बताया हो कि 1000 वोट हुआ है और 1002 वोटों की काउंटिंग हुई। अब है क्या कि कई बार अब चुनाव आयोग फिर इसको बोलते हैं कि चुनाव आयोग जो है ईवीएम के बदनामी को एंजॉय करता है। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जिस डाटा को बहुत देर से, अगर चाहे बहुत स्लो कछुए की भी चाल में अगर चुनाव आयोग चाहे तो रात के 9-10 बजे तक में अपडेट कर सकता है, क्योंकि सबके पास ऑनलाइन सिस्टम है। यहां से हम मोबाइल से करेंगे, चला जाएगा, वो कर सकता है। लेकिन उसको एंजॉय करना है, लोगों के मन में भरना है। और जानते हैं ये साइकोलॉजी क्यों है जो हम समझते हैं? ये साइकोलॉजी क्यों है? क्योंकि इससे वोटर जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं वो हतोत्साहित होते हैं। इस बात को न कांग्रेस महसूस कर रही है, इस बात को न हमारे जो वामपंथी दल हैं वो महसूस कर रहे हैं, और हमारे वोटर को लगता है कि हम जाकर के वोट दें या नहीं दें, वो कमल फूल में ही जाना है। ऐसा तो परसेप्शन बन गया है आजकल। और मैं जो वोटर टर्नआउट में जो डिक्लाइन देख रहा हूं, खासकर ऐसी जगह में जहां पर कि विपक्ष मजबूत है, उसका मैं एक बड़ा वजह मानता हूं कि ईवीएम का जो परसेप्शन विपक्ष अपने समर्थकों के बीच बना रहा है, वो उसके लिए घाटे का काम कर रहा है। और इसी बात को, चूंकि यह भी एक प्रैक्टिस है राजीव कुमार का कि जितना ईवीएम पर अविश्वास बढ़ेगा विपक्ष का, भले ही हो सकता है एक दिन विद्रोह हो जाए देश में, कहीं इंसर्जेंसी जैसा कुछ हालात बन जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस बात को वह एंजॉय कर रहा है कि जितना अविश्वास बढ़ेगा उतना ही विपक्ष के वोटर जो है सोचेंगे कि देने से क्या फायदा है। और वही जो सरकारी समर्थक हैं वो सोचते हैं कि चलो हम एक देंगे तो 2 हो जाएगा। बढ़िया है। तो ये चीज हम सोच रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये कितना ऑथेंटिक है या कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट
मास में हो रहा है, लेकिन ये बात मैं महसूस करता हूं कि जो विपक्ष समर्थित जो क्षेत्र है वहां पर वोटर टर्नआउट कमा है, उसका एक बड़ा वजह मैं इसको ये मानता हूँ कि जो माहौल ईवीएम के खिलाफ बनाया जा रहा है वो है। और इसीलिए सरकार का भी जोर है कि ईवीएम को बदनाम करो, जितना वो बदनाम होगा उतना विपक्षी समर्थक वोट देने लग जाएंगे। तो विपक्षी समर्थ, जैसे अभी इलेक्शन हुआ अभी हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे विपक्षी दल पे आ गई बीजेपी झारखंड में और वहां जीत गई कांग्रेस। वहां पे कांग्रेस आज तक नहीं सवाल उठाई कि हाँ हम जीत गए यहाँ पे ईवीएम पे, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज्यादा अभी भी बवाल चल रहा है, क्योंकि आज ही हो सकता है लगभग कि अभी भी चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं वहां पे विपक्षी का कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। देखिए क्या है, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण सवाल है, और ये मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि आपके पड़ोसी के घर चोरी हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आप उसको ये कह देंगे कि मेरे घर चोरी नहीं हुआ इसलिए तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं हुआ है, ये लॉजिक नहीं है। चोरी जहां हुआ है, अगर बीजेपी को लगता है कि झारखंड में भी गड़बड़ी हुआ तो वो उसको कंप्लेन करे कि नहीं भाई यहां भी गड़बड़ी हुआ है, तो लेकिन वो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि इससे ईवीएम पर शक और गहरा होगा। और दो चीजें याद रखने का, एक है कि झारखंड में जो काउंटिंग डिफरेंस है वो 1% का है और महाराष्ट्र में 7% का है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ वोटिंग इंक्रीज हुआ 1% से और वहां वोटर इंक्रीज हुआ 7% से। तो ये क्या शो करता है। और मैं एक बात और अभी जो मैं बताया कि लाखों लाख ईवीएम इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमारे इस बूथ पर 900 वोट पड़ा था, 1000 वोटों की काउंटिंग हुई। पर्टिकुलर बूथ नहीं आ रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं कि ईवीएम की बदनामी को आयोग एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वह जो काउंटिंग का जो डाटा अपडेशन में जो देरी किया है, डिले किया है, वो उसका एक यही साइकोलॉजिकल वार जिसको बोलते हैं, वह विपक्ष को डिमोरलाइज करना चाहता है, विपक्षी वोटरों को सुस्त करना चाहता है। नहीं तो वोटर काउंटिंग को लेकर के तब तक हम डिफरेंस पर हम आश्वस्त नहीं हो सकते जब तक कि किसी स्पेसिफिक बूथ पर बात नहीं किया जाए। तो चुनाव आयोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऑपोजिशन ही बताती है कि सीसीटीवी कैमरास पोलिंग बूथ पे बंद रहते हैं। तो इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कहती है कि हाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं, ये चीज पर मैं बहुत अच्छी बात कहा था कि देखिए क्या है, सीसीटीवी एक डाटा रिकॉर्डिंग डिवाइस है, वो आपका वहां पर वीडियो बना रहा है, ये बना रहा है। मैंने ये बात को कहा भी है सरकार से और आपके माध्यम से भी मैं रखना चाहता हूं कि कोई भी डिवाइस कभी भी खराब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कभी भी खराब, कोई भी डिवाइस मशीन कभी भी खराब हो सकता है। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमने जो सीसीटीवी लगाया है वह पूरे काउंटिंग के दरमियान सही रहेगा। आप उसको बायस्ड नहीं कह सकते। तो मैं ये मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि जो दरवाजा है स्ट्रॉन्ग रूम का वह बहुत कमजोर लगाया जाए। कमजोर लगाने का मतलब यह है कि वो शीशे का हो, हमारा सीसीटीवी काम करता है, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी इतना हो, और वो रिकॉर्डिंग एक डेटा है। हम जब तक बाहर से बैठे हुए हैं, लाइट आया लाइट गया, वही कह रहे कि किसी के मन में यह बात नहीं है कि ईवीएम को बदनामी से बचा लिया जाए। ईवीएम बदनाम नहीं हो रहा, भारत का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, आज के डेट में भारत को इलेक्टोरल डिक्टेटोरेट कंट्री में रखा जा रहा है, मतलब जहां चुनावी तानाशाह डिक्टेटरशिप है, हाँ तानाशाही व्यवस्था हो। तो हमको और एक समय याद कीजिए भारत के चुनावी प्रणाली का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता था। बिल्कुल, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। ये नहीं है कि इससे हमारा जो व्यवस्था है पूरा खराब हो गया। कई बार मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति समर्थन नहीं हो सकता बीजेपी का, हर व्यक्ति समर्थन नहीं हो सकता किसी खास व्यक्ति का। हो सकता है एक जगह आपका 1000 अगर बूथ में वोटर हैं तो हो सकता है 999 किसी के समर्थक हो, लेकिन एक विरोधी हो सकता है। बिल्कुल होगा ही होगा, जहां समर्थन है वहां विरोध भी है होगा। और अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर
आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो विपक्ष आप हैं कहां? फिर क्या सपना आप देख रहे हैं जीतने का? तो यहां पर साफ है कि अगर आपके भी समर्थक हैं तो वहां विवाद होगा। इसलिए मैं इस चीज को कहता हूं कि ट्रांसपेरेंट आप गेट दीजिए, वहां पर ऐसा गेट रहे कि जो लाइन आए लाइन जाए, गए कुछ भी हो, सामने वाला उसको, हर मशीन उसको नजर आना चाहिए। मतलब पब्लिक को लगना चाहिए कि सब कुछ सही से हो रहा है। हाँ, दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, तभी ये सही हो सकेगा। हाँ, ये मतलब बहुत सिंपल बात है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, यह थ्योरी में भी सही हो और दृश्यमान भी हो, दिखाई भी पड़े। सही बात। तो जैसे आप बता रहे इलेक्शन कमीशन बोलती है, मतलब इंजॉय करती है, तो एक मुख्य न्यायाधीश जहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इसको लेके कि ईवीएम हैक हो रहा है, इस पे कुछ आप टिप्पणी कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा कर सकती थी कि ये इलेक्शन कमीशन को बोल सकती थी कि अपना ट्रांसपेरेंसी दिखाइए आप कि किस हिसाब से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो रद्द कर दिया इस चीज को। क्या है कि डेमोक्रेसी के प्रति जो कमिटमेंट हमारी संवैधानिक संस्थाओं का होना चाहिए वह कहीं न कहीं कमा है, और इसके लिए जिम्मेवार हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी के वर्तमान सरकार तो है ही और चुनाव आयोग है। जब उनके पास लोग लेकर के गए तो उन्होंने उसको एड्रेस करने का, उसको सोचना चाहिए था कि एकदम जीरो लेवल का आदमी आया है मेरे पास में, एक हाई टेक्निकल सवाल लेकर के। बिल्कुल सोच लीजिए कि एक जिसको कुछ नहीं आता है, कौन नहीं आता है, वो रामायण का कोई श्लोक आपको लेके आ गया हो, इसका मैंने समझाओ, श्लोक समझाइए। तो वहां पर क्या है कि बहुत जो बेवकूफ गार्जियन होते हैं वो उठा के फेंकते हैं कि क्या लेकर के आ गए, पहले पढ़ तो लो खुद। हाँ, लेकिन क्या है कि यह जिम्मेवारी डेमोक्रेसी में हमारे संवैधानिक संस्थाओं का था कि जो उस क्वेश्चन को एड्रेस करते। जैसे एक जगह कहीं पर बोल रहा है कि इसमें ये हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, छेड़छाड़ किया गया ईवीएम के साथ में। आप ये सोच लीजिए, आप तो सुने होंगे कि पेगासस एक वायरस है जो डेटा निकालती है, आप डेटा निकालता है, आपका जो भी चीजें हैं आपको चोरी कर लिया या आपका रिकॉर्डिंग ले लिया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसमें क्या है कि वह जब एप्पल जैसे फोन में इंटर करता है, वहां से रिकॉर्डिंग जो लेना है लेता है, फिर उसको छोड़ के चला जाता है। जाने के बाद भी हमारे पास में ऐसी तकनीक उपलब्ध है जो बता सकता है कि कब घुसा, क्या क्या लेके गया और कहां लेके चला गया। बिल्कुल, चिप के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे उसकी जांच हो सकती है। अगर हमने कहा कि इस बूथ पर, हालांकि कोई पर्टिकुलर बूथ का कोई शिकायत नहीं आया अभी तक, एक मोटा मोटी अंदाजा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब आप कोई जनरल शिकायत करते हैं कि हाँ हम जीतने वाले थे, तो ये शिकायत सस्टेन नहीं करता है। अगर हम कहते हैं कि इस बूथ में मैनिपुलेशन हुआ है, आप इसकी जांच करवाइए, तो मेरा मांग होता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि आप एफआईआर दर्ज करने के लिए कहिए, और इसको जो है किसी बड़े जो तकनीकी संस्थान है, हमारे भी भारत के कई तकनीकी संस्थान सक्षम है जो उसके चिप को लेकर के जांच कर, वह बता सकता है कि इसमें डेटा कब कब, किस मिनट, किस सेकंड में कब कब क्या आया नहीं गया, कैसे कैसे छेड़छाड़ की गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मैं फिर चुनाव आयोग को ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारा आज के डेट में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम की बदनामी को एंजॉय कर रहा है। मतलब लोग कुछ भी करे, मजा आ रहा है इन लोगों को। हाँ, वो सोच रहा है कि ये तो बेवकूफ है, क्या सवाल लेके आ गया, तुम बेवकूफ हो, सवाल कर रहे हो तुम, बेवकूफ हो, क्या सवाल लेके आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया आप जानते हैं, आपको उसको समझाना है, ये जिम्मेवारी आपका है। एक बार बहुत अच्छा लगा हमको कि इसमें झारखंड में कुछ आदिवासी इलाके थे जिनको रिजर्वेशन से बाहर करने के लिए पीआईएल लगा।
हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने बताया कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वहां से डिस्प्लेस कैसे कर गए, जबकि हमारा जो रिजर्वेशन का कानून है वो इसीलिए है कि उनको वहां रहना चाहिए था। आप उनको खोज के लाइए, वहां बसाइए, उनका रिजर्वेशन रहेगा। वही चीज इसमें होना चाहिए था कि हमारे नागरिक पढ़े लिखे नहीं है, हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत कम है, उनके जो मूर्खता, जो सवाल तुम जैसे विद्वानों को मूर्खतापूर्ण लग रहा है, उनको बता करके उनको भी ज्ञानी बनाना है। यही डेमोक्रेसी की जिम्मेवारी है। इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट भी विफल रहा है। रिजेक्ट कर देना कोई समाधान नहीं है, आपको एड्रेस करना होगा, उसको बताना होगा उसको कि हाँ आखिर कहाँ है। हाँ, हो सकता है हम जो बोल रहे हो, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि वहां पर कौन कौन किया है। अब आपके यहाँ से कोई मोबाइल गायब है, आप कह रहे हैं कि चोरी हुआ है, आप कह रहे क्या बेवकूफी है, यहाँ ये ग्रिल लगा हुआ है, यहाँ ये लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, कैसे चोरी हो जाएगा? दिस इज नॉट द केस। केस ये है कि जब मोबाइल गायब है, नहीं है तो नहीं है, आप उसको सर्च कीजिए, उसको मोबाइल खोज के दीजिए कि मोबाइल ये है, यहाँ है। चोरी नहीं हुआ, वहां छुपा हुआ था, वहां छुपा हुआ था, वहां रखा हुआ था, गिर गया था। ये अगर आपका डेटा कैप्चर, उसका हर मूवमेंट कैप्चर हो रहा है, तो वो मोबाइल कहाँ गया आपको पता होगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी हमको लाने की जरूरत है। अगर हम उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते हैं तो हमको ईवीएम से वोटिंग कराने का कोई हक नहीं। वापस पुराने समय पे चले जाना होगा, बैलेट पेपर। पुराने समय क्यों बोलते हैं उसको? आज देश हमारा 1947 में नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास में आर्म्स, एनिमेशन, वीडियोग्राफी, एक एक आदमी जो यहाँ खड़ा है, सबके पास में कम से कम 2-2 कैमरा है। भले घर में 2 रोटी नहीं हो, लेकिन हाथ में 2 कैमरा है सबके पास में। सही बात। आप कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, सबका वीडियो आपको मिल जाता है, अनलेस अनटिल की सरकार उसको दबाने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया हो। इसलिए करके कल से आज को मत जोड़िए। कल हो सकता था बूथ कैप्चरिंग आसान रहा हो, लेकिन आज के डेट में जहां पर तकनीक इतना उज्जवल है, इतना शानदार है कि सीसीटीवी से लेकर के हर चीज है। अभी यहाँ पर हुआ क्या बोलते हैं, वोटिंग में जो बहुत लोगों को रोका देने के लिए दंगा हो गया, बिल्कुल, तो वहां पर हर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पर बॉडी कैमरा क्यों नहीं था? कौन जिम्मेवार है उसका? जो वहां उस दिन वोटिंग में जो दंगा हुआ, जहां पर हमारी 2 बहादुर महिलाएं खड़ी हो गई फौज के सामने में। आप तो इस तरह से भारत की फौज को बदनाम कर रहे हैं। अगर बॉडी कैमरा होता तो हम दिखा पाते कि गलती किसकी थी। अगर कोई महिला वोटिंग के लिए जा रहा था तो ऐसा होना था कि वह आदमी को वहां से लेकर के पूरी सुरक्षा में लेकर के जाता हो, वोटिंग दिला करके हाँ दीदी, हाँ वहाँ, हाँ चाची, हाँ काकी करके उसको घर तक पहुंचा देता। सारे मोमेंट्स में बस इलेक्शन कमीशन एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रहा है। बस यही मैं अभी कहता हूं कि विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अगर हम ईवीएम पर अविश्वास लोगों को बना रहे हैं तो हमारे वोटर हतोत्साहित हो रहे हैं। ये चीजें विपक्ष को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को यह समझने का जरूरत है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे अगर हमने कह दिया, थाना में जाके आवेदन दे दिया कि दानिश भाई ने हमको आंख गोल गोल करके देखा है, तो ये क्राइम हो गया। उस पर वो एफआईआर दर्ज करके जांच करेगा कि नहीं, वो गोल गोल कर ही नहीं सकता है, उसका आंख तो चौड़ा है। तो हर उनका एप्लीकेशन खारिज हो गया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ डॉक्टर, कुछ ये वो बता दिए कि हाँ भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ नहीं करा। अगर हमने कहा कि हाँ ये चला गया वहां पे, आखिर जो ईवीएम पकड़ाया बीजेपी के नेता के पास में, वो कैसे गया वहां पे? अगर उसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, जीपीएस लगा हुआ है, हर मूवमेंट को आप वॉच कर रहे हैं, तो उनके यहाँ कैसे गया? तो इसमें सरासर इलेक्शन कमीशन की गलती है कि वो उनके पास चले गया, उनको पता ही नहीं चला। और विश्वास बनाने के लिए, विश्वास बहुत कीमती चीज है, विश्वास बनाने के लिए वहां का चुनाव खारिज होना चाहिए था, रद्द होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आपको एक चीज जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिका का आबादी हमसे 10 गुना कम है, सही। लेकिन उसकी वोटिंग हमसे 10 गुना टाइम में होता है।
लगभग साल भर लग जाते हैं। हाँ, अभी भी कई जगह काउंटिंग चल रहा है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितनी जरूरी वोट थी उतने मिल गई, बहुमत साबित हो गया है। हाँ हो गया है, लेकिन काउंटिंग अभी भी चल रहा है और हम 150 करोड़ के देश हैं और हमको रिजल्ट 12 बजे तक चाहिए। 1.5 महीने में खत्म हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल। मांग है विपक्ष का कि हम पर्ची गिनाएंगे, गिना लो भाई। कल विपक्ष बोलेगा कि नहीं पर्ची पर भी हमको विश्वास नहीं है, हमको बैलेट चाहिए, ले लो भाई। या आप ये भी कर लीजिए कि जिसको बैलेट पे विश्वास है वो बैलेट से दे दो, जिसको इस पे विश्वास है उस पर दे दो। आप विकल्प तो दो, लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं अपने आप सामने आ जाएगा आपके पास। एक गांव है मार्कावाड़ी ऐसे करके, मार्करवाड़ी, वहां पर महाराष्ट्र का है। वहां के लोगों ने कहा कि हम जिसको जिसको वोट दिए थे हम उसको फिर रिसाइड करेंगे, लेकिन इस बार बैलेट पे करेंगे, ताकि हम गिनती करके देखें कि भाई वोट का काउंटिंग उतना ही आया या बदल गया। क्या किया सरकार ने? वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। भाई वो प्रयास कर रहे हैं देखने के लिए कि हाँ हमने जिसको वोट दिया उसी को मिला या नहीं मिला, लेकिन सरकार क्या कर रही है? नागरिक के प्रयास को भी हतोत्साहित कर रही है। इससे क्या होगा? इससे और अविश्वास बढ़ेगा, लोग वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे, विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे, सरकार के लोग जाएंगे। फिर मैं कहता हूं राहुल जी से मैं फिर अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने वोटर को हतोत्साहित मत होने दीजिए। जरूरत है तो ईवीएम का जांच के लिए लड़ाई लड़िए कि हाँ नहीं इसका जो है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, इतने ईवीएम का होना चाहिए। और सबसे आश्चर्य क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जिसको हम लोग नोटिस नहीं किए, यूथ नोटिस नहीं किया, आपके जैसे लोग नोटिस नहीं किए, हमारे जैसे लोग नोटिस नहीं किए, एक तरह से सोचिए तो हमारा यूथ सेंसलेस हो गया है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिनका जांच करने के लिए, कंट्रोलर यूनिट को जांच करने के लिए विपक्ष ने आवेदन दिया है, उससे सरकार फीस ले रही है, उसका करोड़ों करोड़ रुपया उसमें जमा किया गया है। अब आप सोचिए कि जिस कैंडिडेट के पास में पैसा नहीं होगा, इसका मतलब वो जांच नहीं करवा सकता, कंट्रोल यूनिट का जांच नहीं करवा सकता। यह थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन क्या हुआ है, हम लोग डिस्कोर्स से बाहर हो गए, डिस्कोर्स से खुद को बाहर कर लिए। कल जेपी आंदोलन, हम लोग बिहार के हैं और जेपी मूवमेंट को कौन नहीं जानता है, लेकिन उसका आधार कौन था? स्टूडेंट। लेकिन हमने हर डिस्कोर्स से, कभी स्टूडेंट के मन में आता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो कानून बन रहा है वो हमारे पास पहले नहीं आता है, उसका ड्राफ्ट हमको नहीं मिलता है, हम उस पर कोई सलाह सजेशन नहीं दे पाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि डीएस कॉलेज में कोई चर्चा हो रहा कुछ, अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, वक्फ बोर्ड का कोई कानून आ रहा है, उसमें क्या गुड्स एंड बैड्स नहीं हुआ। हमारे यहां से चर्चा से हमारे डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। और कानून वहां पे जाता है, क्या होता है, अल्लाह हो गया, और क्या है कि गुपचुप करके समूचा कानून पास हो गया। चुपचाप से सबसे बैड है। पहले होता था कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले उसका ड्राफ्ट लोगों के पास में आ जाता था, समूचा कॉलेज सब जगह, कहीं ये कहीं वो। आजकल तो आपके पास में यूट्यूब से लेकर के हर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। अब तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो डिस्कशन क्या होगा। इसीलिए हम आउट हो गए। देश में कैसा डेमोक्रेसी हो, अब उसमें हमारा कोई व्यू नहीं है। सरकार कहती है कि हम शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दिखता कहाँ है वो। अब जैसे डीएस कॉलेज का एग्जाम्पल लिया, आज तक क्लास ही नहीं हुआ है वहाँ, तो उसके लिए दोषी कौन है? आप नागरिक हैं आज के डेट में, आप स्टूडेंट नहीं हैं। आफ्टर 18 ईयर्स आप देश का सरकार चुन रहे हैं और आपके यहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं। गलती हमारी भी है। बिल्कुल। मैं नहीं, यूथ को मैं ये कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये सवाल मैं यूथ के लिए छोड़ता हूं कि अगर कोई भी बिल बिना आपके नजर में आए अगर पास होता है वहां से,
तो यह आपके साथ विश्वासघात है। तो आजकल के स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि बिल क्या होता है, बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं है कि बिल पास कैसे होता है। बहुत स्थिति वाकई में खराब हो चुकी है। बिल्कुल। और हमको लगता है कि आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे वीडियो अगर समाज में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर अपलोड करेगा तो मुझे लगता है कि जरूर एक नया दृष्टिकोण हमारे यूथ को, हमारे छात्र को मिलेगा। और हो सकता है कि ये डिस्कशन आने वाले समय में हम डीएस कॉलेज के मैदान में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तो जैसे कि अभी एक और लोगों में बात चल रही है कि वीवीपैड का रिसिप्ट नहीं दिया जाता है। जैसे उसमें दिखा दिया जाता है स्क्रीन पे, जैसे हम भी वोट दे चुके हैं तो वोट देने जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाता है। पहले शायद 15 या 20 सेकंड का डिस्प्ले होता था कि मेरा वोट किस पे गया, अब उसको घटा के 6 सेकंड पे कर दिया गया है शायद। तो ये ऐसा क्यों कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ? दो चीजें हैं कि अगर आप किसी चीज पर सीरियस डिस्कशन करते हैं तो एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए, और आगे से हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास में होगा। पहले 15 सेकंड का होता था, 15, और आज के डेट में 7 सेकंड का किया गया। 15 सेकंड में क्या होता था कि वह पर्ची निकला, टाइप हुआ, कट के गिर गया, इतनी प्रोसेस हर वोटर देखता था। अब क्या होता है, बॉल जला, चुनाव चिन्ह दिखा, बॉल बूता, अब आप निकली। अब वो पर्ची कट के गिरा कि नहीं गिरा कोई नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले एक आईआईटीएन एक इसका ईवीएम के रिप्लिका का डिमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। उसमें उसने यही बताने का कोशिश किया कि पहले जो शीशा था वो ट्रांसपेरेंट था, हर प्रोसेस को हम देखते थे। अब है ब्लैक आ गया है, जब तक लाइट जलेगा वो दिखेगा, लाइट ऑफ होगा ऑफ हो जाएगा। आप पर्ची को कट के गिरते हुए नहीं देख सकते, पर्ची को आप प्रिंट होते हुए आप नहीं देख सकते। ये उसमें सबसे बड़ी कमी आई है, और हम डेफिनेटली चुनाव आयोग से ये मांग करेंगे कि पर्ची कट के गिरने तक का प्रोसेस तो वोटर के नजर में जाना ही चाहिए। अगर ये नहीं जाएगा तो वोट में क्या किए आप? अब हो गया कि आपने मान लीजिए लालटेन पर आपने वोट दिया, फिर कोई एक्स आए, उन्होंने भी लालटेन पर वोट दे दिया। मशीन प्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल मशीन है, आपको भी पता है। मशीन प्रोग्राम किया जा सकता है। वह मशीन जब तक लालटेन पर वोट पड़ता रहेगा उसके पर्ची को वो छाप के नहीं काट के गिराएगा। लेकिन जैसे ही फिर फूल का ये आया, वोटर आया, वह 8-10 जितने वोटर लालटेन के गए थे सबका पर्ची एक बार प्रिंट करके काट काट के गिराते चला। मतलब वोटर जैसे चेंज होता है तो वह पर्ची को काट के गिरा देता है। क्या मान लीजिए कि हमको नया कोई सिंबल दिखाना पड़ा, हम उस सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हैं तो उसको काट के गिराना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पर्ची का स्टैंपिंग प्रोसेस और कटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता तो हमको नहीं लगता है कि ये विवाद सामने आता। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे हम जिस पार्टी को वोट दिए उसका रिसिप्ट हमें मिले? देखिए क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो वोटिंग प्रोसेस है वो गुप्त है। आप ये नहीं कह सकते कि आप दानिश वोट देके गया, हम उसको अगर उसमें आपको आ गया कि आपने फलाना छाप को वोट दिया, वो रसीद आपको मिल गया है, तो रसीद से तो फिर कोई भी देख लेगा, वो गोपनीयता क्या रह गया। तो ये डिमांड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज हो सकता है कि जैसे आप गए, आपका सीरियल नंबर क्या है, अगर उस वोटिंग में आपका आ गया कि हमारा वोटर जो रिसिप्ट है आपका एक सीरियल नंबर छप गया, तो वो आपको याद रहेगा कि 1800 मतलब हर पर्ची का अपना एक यूनिक नंबर रहे, तो आपको याद रह सकता है कि 1800 नंबर का जो पर्ची है वो हमारा था। मतलब कि काम बढ़ जाएगा थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, क्यों काम बढ़ेगा? तो उसमें प्रिंट तो कर ही रहा है मशीन, वो नंबर प्रिंट कर देगा। जैसे कि हर पर्ची का एक यूनिक नंबर हो गया कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 100 आदमी वोट दिया तो 100 को काउंटिंग है।
आप आदमी किसी को आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चले तो एक किसी रैंडम नंबर से शुरू किए। जैसे 12,224 से हमने फर्स्ट पर्ची का नंबर दिया। इस प्रकार से जब नंबर का काउंटिंग चला गया तो आप देखें वहां पे, हाँ ये 244 नंबर मेरा सीरियल नंबर था। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं बाद में, यह हो सकता है। लेकिन वही बात है कि सरकार उतना चाहेगी तब। अगर सरकार जनता के प्रति जवाबदेह खुद को महसूस करे तो ये सारे चेंज अपेक्षित हैं, जरूरी हैं। और इससे हमको लगता है कि अगर इतनी चीजें हम करेंगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि आज के दौर में ईवीएम को नकारा जाए। तो ईवीएम सही है, बस सरकार प्रयास नहीं कर नहीं, पा वो रही। मशीन है, उसको जो कहेंगे आप कंप्यूटर गलत हो गया, क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप एक पढ़े लिखे यूथ होकर के आप कैसे कंप्यूटर को डिनाई कर सकते हैं? सही बात है। लेकिन हमको पता है कि हम इसमें फायरवॉल लगा सकते हैं, एंटीवायरस लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज लगा सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी प्रयास कर सकते हैं कि आने वाले समय में पेगासस जैसे वायरस भी हमारे सिस्टम को प्रभावित नहीं करें। बताना पड़ेगा लोगों को कि ऐसे ऐसे ये काम करता है। वो नहीं, उसके लिए हम आप हैं। हमारे जो टेक्नोक्रेट हैं वो बहुत कैपेबल हैं, हमारे जो संस्थान है वो बहुत कैपेबल हैं, वो चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इसके लिए तैयार हो कि हाँ कहीं आया है कि हाँ भाई इस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, ठीक है भैया आप एफआईआर इसमें रिपोर्ट करो, हम आपको दिखाएंगे। हाँ, ये जांच प्रक्रिया में जाएगा, जाकर के 10 दिन 12 दिन अपने यहाँ तो कई सरकारें खत्म हो जा रही हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देख लीजिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, वो सरकार अभी तक चल रहा है। सही बात। जबकि उसका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब तक में जो 5 साल का जो डेडलाइन था वो पार हो गया है। अब तक में तो ऐसे उसको राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक दायित्वों के प्रति जो हमारी गंभीरता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैप्स कर रहा है। तो आपने सारा सॉल्यूशन भी बता ही दिया कि क्या क्या करना नहीं, चाहिए। सॉल्यूशन इसको मत कहिए, मैंने अपनी अपेक्षा बताई है। हम एक भारत के नागरिक हैं और हमको लगता है कि ईवीएम आज के तारीख में सबसे बेस्ट तरीका है जिससे चुनावी प्रक्रिया को बहुत आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि यह प्रक्रिया चाहे कितना भी अच्छा, कितना भी प्रूफ एक टेक्नोक्रेट की नजर में क्यों न हो, अगर वह झालमुरी बेचने वाला अंगूठा छाप के नजर में जब तक नहीं है तब तक ईवीएम से वोट कराने का हमको अधिकार नहीं। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके इस पे। थैंक यू दानिश, उम्मीद करते हैं ये वीडियो कुछ चेंज लाएगा।